दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको सुनाऊंगा वो किस्सा जहाँ पे पैसे को लेके आदमी की जान की कोई कीमत नहीं गिनी जाती। जहाँ पे पैसा जान लेने का कारण बन जाता है, वो भी किसी पराये का नहीं, अपने ही पुराने एक्स हस्बैंड का, पतिदेव का। और साथ में उसमें इन्वॉल्व होता है उस शख्स का अपना बेटा, जो अपने बाप को मरवाने की कांस्पिरेसी करता है अपनी माँ के साथ मिलके, सिर्फ इसलिए कि उसको अपने बाप का पैसा चाहिए था या उसको उसके बिजनेस में से हिस्सा चाहिए था। और बदकिस्मती ये है कि उसको ये पता नहीं था कि उसके बाप ने और उसकी दादी ने ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा उसके नाम पे कर दिया होता है। मतलब जिस पैसे के लिए वो लड़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा बहुत बड़ी रकम लीगली उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती थी अगर वो पेशेंस रखता, अगर वो अपने घर वालों से बना के रखता। लेकिन उसको पैसे की जल्दी थी। उसकी माँ के साथ मिलके और कुछ और लोगों के साथ मिलके जल्दबाजी में आके जो उसने फैसला लिया, उसकी उसको बहुत बड़ी सज़ा भी भुगतनी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा और जेल में मरना भी पड़ा। और अंत में मिला क्या? सिर्फ मौत। अगर पेशेंस होती तो शायद उसका बाहर होता, इलाज भी हो जाता, बच भी जाता, इतने टेंशन में नहीं होता। पैसा तो उसको बहुत मिल ही जाना था। ये किस्सा है मटका किंग सुरेश भगत के बेटे हितेश भगत का और सुरेश भगत की एक्स वाइफ जया छेड़ा का। बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 2008 की बात है। 1979 में जया की उम्र जब काफ़ी कम थी, 15-16 साल की रही होगी, कम उम्र में उसकी शादी सुरेश भगत से होती है, जो उस ज़माने के जो 3 बड़े मटका किंग थे, रतन खत्री, मानिक भाई, उनके साथ सबसे बड़ा नाम था वो कल्याण जी भाई का था। कल्याण जी भाई का बड़ा बेटा सुरेश भगत, जो कल्याण जी भाई के मरने के बाद तकरीबन पूरा मटके का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे देख रहा था, चला रहा था। उसके 3-4 भाई और भी थे, एक जयंती भाई, एक विनोद, लेकिन वो इससे रिलेटेड कुछ काम करते थे। उनको एरियाज दिए हुए थे जो अपने बाप के जिंदा होते हुए ही संभाल रहे थे। तो भाइयों का इनके साथ कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था, जब बिजनेस कन्फ्लिक्ट नहीं था। तो ये ले दे के फैमिली के अंदर की कला थी। उनकी आपसी जो दुश्मनियाँ थी, आपसी दूरियाँ थी, वो एक दिन दुश्मनी तक पहुंची। तो करते करते 79 में शादी होने के बाद यहाँ पे एक बात बहुत मुझे अजीब लगी, आप भी, मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सोचना कैसे हुआ। जब मैंने चार्जशीट पढ़ी कोर्ट की, जो हितेश भगत के खिलाफ और जया छेड़ा के खिलाफ जो पेश की गई, उसमें लिखा जाता है कि आपकी उम्र कितनी है आरोपी की। उसमें जया की उम्र है जो वो 49 ईयर लिखी हुई है 2008 में। और हितेश की उम्र 33 ईयर्स लिखी हुई है। तो ये बहुत अजीब लगता है, 33 ईयर्स और 16 साल की उम्र, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो 15-16 साल की उम्र में बच्चा पैदा हो गया उस ज़माने में, जहाँ ये भी हो सकता है कि शायद वो पहले शादी से पहले पैदा हुआ हो और बाद में शादी हुई हो। कोई समथिंग, कोई ना कोई राज वहाँ भी छुपा हुआ लगता है अगर हम उस डिटेल में जाएं तो। खैर, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो 2006 में जया का, भगत का अपने पतिदेव सुरेश भगत से तलाक हो जाता है, जो इसकी उम्र में तकरीबन 20 साल 22 साल बड़ा था। 2006 में तलाक लेने के बाद जया और हितेश उसके साथ चला जाता है। रहता बाप के घर में है, लेकिन अंदर से वकालत अपनी माँ की करता है।
तो वो घाटकोपर में अपने जो पुश्तैदी घर था वहाँ पे चली जाती है। हालांकि उसको एक घर मालाबार हिल पे भी दिया हुआ था सुरेश भगत ने। अपने बेटे हतेश को भी एक घर मालाबार हिल पे दिया था और जमानत के बाद जया जो थी वो उस मालाबार हिल वाले घर में रहने लगी थी। ये एक अपने आप में और किस्सा है। तो 2006 में इनका डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। अब तलाक के बाद इनको ये लगता है कि हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, वो तो तलाक हो गया तो जो उसका पैसा था वो सब उसके पास रहेगा, तो मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। तो इन दोनों ने प्लानिंग करनी शुरू की कि किसी तरह सुरेश भगत को रास्ते से हटाया जाए। और लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं बन रहा था, कोई ऐसा मौजू नहीं बन रहा था कि उसको कैसे हटाया जाए। तो ऐसा ऐसा करते करते 1.5-2 साल में सुरेश भगत का एक बॉडीगार्ड था सुहास रोगे। वो अरुण गवली के काफ़ी करीब था, एक ज़माने में उसके लिए काम भी करता रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले तो सुहास रोगे को तोड़ा सुरेश के साथ से। वो इसकी सुरेश बाबू की बहुत सी अंदर की बातें जानता था, बहुत साल से उसके साथ जुड़ा हुआ था। वो भी मालाबार हिल पे रहता था, एक छोटी सी झोपड़पट्टी है वहाँ पे। तो उसको साथ लेके उसकी अंदर की जानकारियाँ करवा के इन्होंने एक प्लानिंग किया कि बम्बई में उसको मारना बहुत मुश्किल है, जहाँ उसके साथ लोगों के विटनेस होते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है। उसको कहीं बाहर दूर दराड़ किसी उजाड़ जगह पे मारा जाए। तो प्लानिंग ये की गई कि सुरेश भगत का एक छोटा सा फार्म हाउस था अलीबाग में। अलीबाग मुंबई के करीब एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है समुद्र के किनारे। जैसे दिल्ली में छतरपुर और इस किस्म के इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं लोगों के, अमीर लोगों के। उसी तरह मुंबई के बड़े अमीर लोग जो हैं उन्होंने सब ने अपने अपने फार्म हाउसेस जो हॉलीडे होम वो अलीबाग में बनाए हुए हैं। आपने पढ़ा होगा विजय माल्या की प्रॉपर्टी भी वहाँ पे थी। वो जो दो बड़े हीरे के व्यापारी भागे उनका भी फार्म हाउस वहीं पे था। तो बड़े बड़े अमीर लोगों के फार्म हाउस जो है वो अलीबाग में हैं। अलीबाग के साथ एक मखौल वाला किस्सा भी जुड़ा हुआ है। एक ज़माने में वहाँ पे पागल खाना भी हुआ करता था। तो महाराष्ट्र में जिस आदमी को कम अकल डिक्लेयर करना हो तो उसको कह देते हैं ये अलीबाग से आया लगता है। तो ये एक मखौल भी अलीबाग के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने प्लानिंग की कि उसको अलीबाग में किसी तरह पे कॉर्नर किया जाए। उसके लिए इन्होंने प्लानिंग की कि उसके ऊपर कोई केस वगैरह बनाया जाए जिसको लेके वो मुंबई से अलीबाग तारीख भुगतने जाया करे, तो रास्ते में कहीं भी मौका देख के उसको मार दिया जाएगा। तो ये प्लानिंग करते करते वो 2006 तलाक के 1 साल के बाद 2007 में सुरेश भगत के अलीबाग वाले फार्म हाउस में अफीम ओपियम वो प्लांट की जाती है। वो इसलिए कि सुरेश भगत को अफीम खाने का शौक था, लेकिन उसको जितनी चाहिए होती थी उतनी ले लेता था। बड़ी क्वांटिटी में खरीदने के रखने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी, और ना कोई रखता है घर में क्योंकि पकड़े जाने का डर होता है। तो खैर एक बड़ी क्वांटिटी में अफीम की एक कंसाइनमेंट उस फार्म हाउस में रखी गई रोगे के थ्रू, जो अभी तक अंदर खाते सुरेश भगत के साथ काम करता था, लेकिन बाहर से सुरेश भगत के साथ काम करता था, अंदर खाते जया छेड़ा के साथ मिला हुआ था। तो पुलिस का ये मानना है कि वो पूरी प्लानिंग भी सुहास रोगे ने की थी और वो अफीम की कंसाइनमेंट उसने वहाँ पे छुपा के रखी थी, और थोड़ी सी जो उसके पर्सनल यूज़ की होती है वो उसके वर्ली वाले घर से उसके पास थी। तो बड़े तरीके से नारकोटिक्स ब्यूरो को इन्फॉर्म किया जाता है। एक रेड ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें से अलीबाग से वो अफीम आधा किलो पौना किलो जो भी थी वो मिलती है, और उसके घर से भी एक छोटी सी क्वांटिटी मिलती है। तो एक एनडीपीएस का केस जो है वो अलीबाग में सुरेश भगत के खिलाफ
रजिस्टर किया जाता है और काफ़ी दिनों के बाद उसको उस केस में ज़मानत मिलती है। और क्योंकि ये अफ़ीम का केस कोई बाकी जो सोफिस्टिकेटेड ड्रग्स होती हैं उनके जितना कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होता, तो इसलिए उसकी ज़मानत हो जाती है कुछ दिनों के बाद। लेकिन तारीख भुगतने के लिए उसको जब भी डेट पड़ती थी कोर्ट की तो उसको अलीबाग जाना पड़ता था। तो ये एक जो पहला उनका चाल थी उसको मुंबई से बाहर निकालने की, उसमें ये लोग कामयाब रहे। उसमें काफ़ी सारा पैसा भी सुहास रोगी को दिया गया ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब देखिए मुंबई से अलीबाग कोई 70-75 किलोमीटर पड़ता है। रास्ते में एक छोटा सा टाउन आता है पेन, वहाँ पे कार्टियो भी है, छोटा एक तहसील किस्म का टाउन है। मुंबई से पेन, पेन से अलीबाग जाते हैं। तो इन लोगों ने वो रूट की रैकी की और अल्टीमेटली डिसाइड किया कि पेन और अलीबाग के बीच में एक शाहबाज नाम का गांव आता है जहां पे थोड़ी सी रोड पे स्लोप भी है और टर्निंग भी है। तो वहां से जब जीप उसकी गाड़ी नीचे से ऊपर आ रही होगी तो स्लो होती है, तो हम ट्रक ऊपर से नीचे जाएगा तो स्पीड में होगा, वहाँ पे उसको टक्कर मार के मारा जा सकता है। ये इन लोगों ने अपने दिमाग में प्लानिंग की और उसी के चलते हुए 15 मई 2008 को उसकी तारीख थी। उस तारीख में कोई जज नहीं था या कोई वकील नहीं आया, तो वो जो तारीख थी वो कैंसिल होके वो 15 जून की 13 जून की कर दी गई। मई से एक महीना आगे बढ़ा के 13 जून को दूसरी अगली हीयरिंग जज ने दे दिया। अब इनके पास एक महीने का टाइम था पूरी प्लानिंग करने के लिए। उस महीने में इन्होंने बहुत बढ़िया प्लानिंग की सब दिल में, लेकिन किसी से कुछ बताया नहीं। ये सोच के रखा कि ट्रक कहाँ से लेना है, किसका लेना है, कहाँ पे उसको मारना है, कहाँ पे हम जाके रुकेंगे, अगर इंजर्ड हो गए तो कहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। ये सब तैयारी पहले से सुहास रोगे ने और हितेश ने, जया ने बैठ के की। और उसके बाद 13 तारीख को जब ये लोग अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में, सुरेश भगत का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, स्कॉर्पियो में आगे वाली सीट पे सुरेश भगत बैठा है, पीछे वाली सीट पे उसके 2 एडवोकेट बैठे हैं, एक घर का नौकर है, 2 बॉडीगार्ड और पीछे बैठे हैं, तो टोटल 7 आदमी उस गाड़ी में थे। तो तारीख भुगत के जब दोपहर के 1:15 पे 1:15 बजे तो इनकी गाड़ी जब उसी स्पॉट पे जिन्होंने फिक्स की थी शाहबाज विलेज के गांव के पास, वहाँ पे ज़बरदस्त वो है टक्कर जो है वो ट्रक से मारी जाती है। और वो ट्रक कैसे लिया उसकी भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सुहास रोगे का एक दोस्त था, वो कोई गणपति मंडल वगैरह चलाता था, कोई पूजा करना गणपति और ये वो जो डोल अपने हांडी तोड़ते हैं, दही हांडी फंक्शन, उसमें उस आदमी का ट्रक भाड़े पे लिया जाता था, जहाँ ऐसे यारी दोस्ती में लिया जाता था। तो उस ये इंसिडेंट वाले दिन सुबह ही जाके उस आदमी को बोला जाता है कि भाई तुम्हारा ट्रक हमें चाहिए, बहुत अर्जेंट चाहिए, कोई मशीनरी हमने चिपलून से लेके आनी है। तो वो आदमी अलीमुद्दीन उसका नाम था, उसका एक पार्टनर करके पार्टनर भी था, स्लीपिंग पार्टनर। उन्होंने बोला कि आगे इतनी बार इनसे रिश्ता है पुराना, बोला ट्रक तो मेरा खड़ा है लेकिन ड्राइवर नहीं है। तो सुहास ने बोला कि ड्राइवर मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रवीण शेट्टी नाम का एक ड्राइवर और उसके साथ एक आदमी और, ये दोनों आदमी जाके अलीमुद्दीन के घर से वो ट्रक लेके आते हैं और उसको 1:15 बजे जैसे ही स्कॉर्पियो गाड़ी शाहबाज गांव के पास आती है तो नीचे स्लोप से जाते हुए पूरी स्पीड से हेड ऑन सीधा ट्रक उस गाड़ी में मारते हैं और विदिन मिनट्स जो 6 आदमी होते हैं स्कॉर्पियो गाड़ी में इंक्लूडिंग सुरेश भगत, वो मारे जाते हैं ऑन द स्पॉट। एक आदमी इंजर्ड होता है जो बाद में हॉस्पिटल में जाके मर जाता है।
तो ये 7 लोगों का मर्डर चंद मिनट में हो गया। और उसके बाद शाम को जब टीवी पे रिपोर्ट आ रही थी कि मटका किंग सुरेश भगत की रोड एक्सीडेंट में मौत, तो सुहास रेगे, मैंने वो जजमेंट पढ़ी है पूरी, वो अपने घर में अपने दोस्तों के साथ बैठ के जश्न मना रहा था कि हमने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। वो दुश्मनों की गवाही, उसके दोस्तों की गवाही है कोर्ट में। 3 लोगों ने ऐसा कहा है कि यस, जब हम इसके घर पे बैठे थे तो खबर को देख के सुहास रेगे ने ये बात कही थी कि हमने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। तो ये वो कानून की लंबी चौड़ी लड़ाई है, उसमें इतना नहीं जाएंगे डिटेल में। तो लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग करके एक ही झटके में मटका किंग और उसके 6 साथियों को सदा सदा के लिए इस दुनिया से उठा दिया जाता है। उसके बाद इन सब की एक एक करके इनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद पूरी एविडेंस कलेक्ट की जाती है। बाद में ये केस क्राइम ब्रांच मुंबई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर गोपाले और दूसरे जो लोग थे वो इसकी तहकीकात करते हैं और अल्टीमेटली 2013 में इन जो मेन अक्यूज थे 6-7, उन सबको उम्र कैद की सज़ा होती है। सज़ा के बाद 2014 में हितेश भगत जेल में बीमारी से मर जाता है। मतलब देखिए कि जिस आदमी ने पैसा हथियाने के लिए अपने बाप की हत्या करवा दी, वो आदमी खुद जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर ना मिलने से मर गया। और जया जो छेड़ा थी, उसको तकलीफ़ हुई, उसका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा। वो बॉम्बे हॉस्पिटल में उसने हार्ट सर्जरी हुई। उसके बाद वो मेडिकल बेस पे 2017 में उसकी ज़मानत होती है। और 2017 में ज़मानत लेने के बाद जब वो घर पे आती है तो उसको इस बात की खबर लगती है कि जो उसकी फैमिली है सुरेश भगत की, उसकी माँ ने कोई विल छोड़ी हुई थी। तो वो जब तहकीकात करते हैं तो उसको मालूम पड़ता है कि उसकी जो हितेश की जो दादी थी, मनीबेन भगत, उसने अपने हस्बैंड कल्याण जी की डेथ के बाद, वो पूरी प्रॉपर्टी की मालिक थी, तो उसने जितनी प्रॉपर्टी थी वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में, उसको लगता था कि मेरे बेटे तो बड़े हैं, सब अपना ख्याल रख सकते हैं, तो घर में जितने बच्चे थे 3-4, उनके नाम पे पूरी प्रोवेट जो थी, पूरे असेट्स जो थे, घर हुई या दुकान हुआ या बैंक बैलेंस हुआ, एफडीज हुई, इन्वेस्टमेंट्स हुई, तो इस किस्म का पैसे में से 50% उसने अकेले हितेश भगत के नाम पे करवाया हुआ था उस विल में। बाकी का 50% बाकी के 3 भाइयों के जो बच्चे थे उनके बच्चों में डिवाइड किया गया। उनमें शायद लड़कियां थी, तो ये लड़का अकेला था, तो लड़के को अकेले को 50% और तीनों लड़कियों को मिला के 50%। तो ये मनीबेन ने अपनी उस विल में ऑलरेडी इसके नाम पे कर चुकी थी। अब देखिए ट्रेजेडी, जो आदमी अगर जिंदा रहता तो उसको इतनी बड़ी स्टेट का 50% मिलना था, जो जानकार लोगों का कहना है कि वो तकरीबन 1200, 1400, 1500 करोड़ भी हो सकता था। लेकिन उस आदमी ने बहुत जल्दबाजी कर ली और उसके मरने के बाद जया को जब ये बात मालूम पड़ी तो उसने 2017 में एक और केस हाई कोर्ट में किया कि मेरा बेटा, जिसको उसकी दादी ने अपनी विल में 50% प्रॉपर्टी दी थी, वो प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं उसकी लीगल मदर हूँ। तो उसका लीगली और कोई उसका नहीं है, बाप भी मर गया और वो खुद मर गया, तो मैं उसकी एक लीगल वारिस हूँ। तो वो केस उसने हाई कोर्ट में किया, जिसको भगत की फैमिली ने चैलेंज किया। वो केस अभी तक चल रहा है। मतलब बेटे के मरने के बाद भी अब भी जया को उस बेटे के नाम पे पैसा चाहिए। और अब देखिए कि आने वाले दिनों में उसका आगे अंजाम क्या होता है। सुरेश भगत का
एक भाई विनोद भगत अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कैसे 60 लाख की सुपारी देता है जया छेड़ा को मारने के लिए। जया छेड़ा ने 45 लाख दे के अपने पति का खून करवाया और उसके भाई ने 60 लाख दिया जया छेड़ा का मर्डर करवाने के लिए। वो क्या कंस्पिरेसी थी, क्या किस्सा था, वो कल सुनाएंगे। कल तक का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।